हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं ले रही हूँ आपकी सीटेट की क्लास। तो आज की क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो बिना स्किप करे आप पूरी ही क्लास देखिएगा, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह, जिसमें आपको आज दिए जाएंगे 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चन इसके पिछले जो है हम आपको दे चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, और आज आगे के 15 क्वेश्चन होंगे। तो आज आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ जो 15 क्वेश्चन होंगे वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वह 15 पिछले जो दिए हुए हैं वह, और अभी के 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कंप्लीट आपके हो जाएंगे। इस तरीके से आप जो है आप अपना बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो कंप्लीट कोर्स है वो कर सकते हैं, कि आप डिफाइन करें कि आप कितने दिन में कितने टाइम में आप उस चीज़ को आप कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का रहेगा। 15 क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखे हैं वो चैनल पर विजिट कर आप देख सकते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन का 30 का टारगेट है आपका। आज के अगर 15 क्वेश्चन में आपने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं तो समझिए आपकी तैयारी कंप्लीटली चल रही है। ठीक है, और अगर आप 13 से कम कर पाते हैं तो समझिए आपको अभी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन अब लास्ट टाइम बचा है तो हम आप कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप दे पाएँ। तो चलिए कोशिश करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को आप तक अच्छे से पहुंचाने की, और आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से अपना पूरा क्वेश्चन को समझकर अच्छे से उसको आंसर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा हमारा। क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा। पियाजे ने के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। देखिए, चिंतन पूछा है, बौद्धिक क्रियाएं हैं और समस्या समाधान किस अवस्था में कर लेता है। ऑप्शन है आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। आपको राइट आंसर देना है। इनमें से कौन सी अवस्था है पियाजे के अनुसार जिसमें बच्चा जो है आपका अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान कर लेता है। देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं, समस्या समाधान औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर लेता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है आपकी, यह है 11 से 16 वर्ष की अवस्था। इस उम्र पर आकर बच्चा चिंतन करने लगता है, बौद्धिक क्रियाएं करने लगता है और किसी समस्या के समाधान में वह अपना योगदान देने लगता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कौन सा सीखना स्थायी होता है। कौन सा सीखना स्थायी होता है। ऑप्शन है आपके रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर। देखिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे तो अच्छे से आंसर दे पाएंगे। रटकर सीखना स्थायी होता है, सुनकर सीखना स्थायी होता है, या समझकर सीखना स्थायी होता है, या देखकर सीखना स्थायी होता है। बताइए कौन सा सीखना स्थायी होता है। देखिए, क्वेश्चन को अगर आप रटेंगे तब भी भूल जाएंगे, सुनेंगे तभी भूल जाएंगे, देखेंगे तभी भूल जाएंगे, लेकिन समझकर अगर आप क्वेश्चन को समझकर अगर आप उसको करते हैं ना, तो आप क्वेश्चन को नहीं भूलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हमारा समझकर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, वह विकास की किस अवस्था में है। देखिए, 13 वर्षीय बालक है जो बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा कर रहा है, वह विकास की किस अवस्था में है। ऑप्शन देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था या बाल अवस्था। राइट आंसर बताना है कि कौन सी अवस्था होगी इसकी। देखा, 13 वर्षीय का बालक है। देखिए, इस अवस्था में किशोरों के आवेग और संवेगों में इतनी अधिक परिवर्तनशीलता होती है कि वे प्रायः विरोधी व्यवहार प्रकट करने लगते हैं। ठीक है, हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताई उस लाइन के अनुसार बच्चा किस अवस्था में पहुंच जाता है, किशोर अवस्था में। ठीक है, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। इसमें बच्चे के अंदर परिवर्तन होते हैं। परिवर्तनों की वजह से वह जो होता है अपना व्यवहार जो होता है वह विरोधी व्यवहार प्रकट करने लगता है, जिसको समझना कठिन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किशोर अवस्था को सबसे कठिन काल माना गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक है, क्या सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। अभी मैंने भी बोल दिया था सहायक है, ठीक है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है ना। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। ऑप्शन है आपके खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। क्या चीज़ सहायक नहीं है बच्चों के
सृजनात्मकता के विकास में ध्यान दीजिएगा। सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का विकास करना, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को निर्माण संबंधी कार्य उसके संग करना, ठीक है? क्योंकि सृजनात्मकता जो होता है मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है, जो खेल, कहानी, लेखन तथा निर्माण संबंधी क्रियाओं के माध्यम से विकसित होती है, ठीक है? तो खेल भी हो जाएगा इसमें, कहानी लेखन भी हो जाएगा, निर्माण संबंधी क्रियाएँ भी हो जाएँगी। लेकिन भाषण जो है आपका, वह सृजनात्मकता में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषण, ठीक है? भाषण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। हाँ, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रक्रिया का दूसरी परिस्थिति से संबंध बनाना होता है, ठीक है? एक प्रक्रिया का दूसरी परिस्थिति से देखिए, क्वेश्चन को जब आप समझेंगे ना, तब उसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। संबंध बनाना होता है, संबंध बनाना, ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग का अर्थ, ठीक है? क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या अर्थ है? एक प्रक्रिया का दूसरी परिस्थिति से संबंध बनाना, ठीक है? इसे कहते हैं अनुकूलित प्रक्रिया का सिद्धांत। इसे क्या कहते हैं? अनुकूलित प्रक्रिया का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग को अनुकूलित प्रक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है? और ये अनुकूलित प्रक्रिया का सिद्धांत जो था आपका, कि किसने किया था? आईपी पॉवलव ने, ठीक है? पॉवलव ने। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग लिखा हुआ है, पॉवलव है, ठीक है? पॉवलव, ठीक कर देते हैं यहाँ पर। ये जो है पावलव का सिद्धांत है ये, और इसको क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको जो है आप अनुकूलित प्रक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, पावलव, ठीक है? अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय लगी चोट भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिकता मंदता कहलाती है। जन्म के समय लगी चोट भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके, जैविक मंदता कहलाती है, पारिवारिक मंदता कहलाती है, आकस्मिक मंदता कहलाती है, चिकित्सा मंदता कहलाती है। कौन सी मंदता आती है जब भ्रूण क्षति की वजह से मानसिक मंदता आती है? तो देखिए, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता को जैविक मंदता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक मंदता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जैविक मंदता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके, मानसिक मंदता, या डिसलेक्सिया, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, या ऑटिज्म। आपको बताना है निम्नलिखित में से विशिष्ट विकलांगता जो है आपकी, उसका उदाहरण कौन सा है? देखिए, जो विशिष्ट विकलांगता है आपकी, ये आ जाती है डिसलेक्सिया। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाता है। डिसलेक्सिया जो है आपकी विशिष्ट अधिगम विकलांगता का एक उदाहरण है। डिसलेक्सिया आपकी अधिगम विकलांगता है। कौन सी विकलांगता है? अधिगम विकलांगता के अंतर्गत आती है। इसमें जो है बच्चा सामान्यतः पढ़ने में उसे समस्या आती है, ठीक है? ये पठन विकार के संबंधित होता है, पठन विकार है ये, और इसमें पढ़ने में समस्या आती है बच्चों को, ठीक है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था स्पेस का विकास। किसका विकास? व्यावसायिक स्कूल का विकास, पब्लिक स्कूल का विकास, किंडरगार्टन का विकास, या ये सभी? आपको राइट आंसर देना है।
फ्रावेल के अनुसार किसका विकास जो है महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा में? फ्रावेल ने शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके अनुसार फ्रावेल ने किस जो है चीज़ पर अधिक बल दिया है? व्यावसायिक स्कूल की शिक्षा पर, पब्लिक स्कूल पर, किंडरगार्टन पर, इन सभी पर। देखिए, फ्रावेल जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे जो आपके बाल विकास शास्त्र के महत्वपूर्ण एक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति का विकास किया था। ठीक है, फ्रावेल के द्वारा दिया गया था। किंडरगार्टन पद्धति जो है मुख्यतः प्राथमिक स्तर के बालकों की शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। किसके लिए? प्राथमिक स्तर के लिए। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए जो है ये किंडरगार्टन पद्धति है, जिसमें बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण कौन सा है? आपको राइट आंसर देना है। निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना। संश्लेषण का उदाहरण बताना है आपको। निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना। तो यहाँ पर देखिए, प्रमेय सिद्ध करना जो होता है आपका वह संश्लेषण का उदाहरण है, क्योंकि प्रमेय सिद्ध करना गणित शिक्षण में किसी प्रमेय को सिद्ध करने का संश्लेषण विधि का उदाहरण है। ठीक है, ये गणित शिक्षण का है, ध्यान रखिएगा। गणित शिक्षण में जो होता है आपका प्रमेय सिद्ध करना संश्लेषण का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है क्या कहलाता है? सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके बैकिंग मॉडल, बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर देना है आपको। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है क्या कहलाता है? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सीखने का रचनावादी मॉडल बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, उसमें बच्चे रचना करते हैं किसी न किसी चीज़ की। ठीक है, सृजन करते हैं किसी वस्तु का, क्योंकि रचना अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु की का सृजन करना कहलाता है। किसी चीज़ की रचना करना, किसी का सृजन करना। ठीक है, समझ में आए? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम किससे आरंभ होता है? ऑप्शन है आपके, अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। सामाजिक अधिगम किससे आरंभ होता है? देखिए, लिंडग्रेन के मत अनुसार सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आगे बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो लिंडग्रेन है, लिंडग्रेन ने परिभाषा दी है कि सामाजिक अधिगम, ये परिभाषा भी याद रखिएगा क्योंकि परिभाषाएं बहुत आती हैं आपके पेपर में। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आगे बढ़ती है। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आगे बढ़ती है। ठीक है, यानी कि संपर्क कारण आरंभ होती है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर सी, संपर्क से। सामाजिक अधिगम संपर्क से आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन देखिए, सिर से पैर तथा शरीर से के बाहर से मध्य की ओर। दूसरा है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तीसरा है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। चौथा है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा किस ओर से प्रारंभ होकर किस ओर जाती है? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही जाता है, ऑप्शन नंबर बी,
बालक की जो है आपकी शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा जो होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर जाती है। ठीक है? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर जाती है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा। ठीक है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है आपके ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या ये सभी। श्रवण बाधित बच्चे, देखिए जो सुनने में जिनको बाधा आती है उनके लिए जो है सामान्यतः सांकेतिक भाषा की प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है? ब्रेल लिपि जो होती है आपकी नेत्रहीन लोगों के लिए होती है। ठीक है? ब्रेल लिपि जो होगी आपकी वो नेत्रहीन बालकों के लिए होती है। ठीक है? और यंत्र जिनको आवश्यकता होती है उनके लिए होता है। और जो आपके श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा की प्रयोग होती है। ठीक है? श्रवण बाधित ये आ जाते हैं यहाँ पर श्रवण बाधितों के लिए। अगला क्वेश्चन चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। बालक के विकास का परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है काय का? वंशानुक्रम का है, वातावरण का है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का है, या आर्थिक कारणों का है? आपको राइट आंसर देना है। बालक का विकास किसका परिणाम है? देखिए बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है? वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है तथा इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। ठीक है? ये परिभाषा जो है आपकी लैंडिस की है, ध्यान रखिएगा। लैंडिस की परिभाषा है, किसकी है? लैंडिस की। परिभाषा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, परिभाषाओं को आप जो है बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। इनके अनुसार क्या है, वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं, हमें विकसित होने की विकसित होने की विकसित होने की विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है, क्षमताएं क्षमताएं प्रदान करता है तथा इन क्षमताओं को विकसित होने के तथा इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। देखिए यहाँ पर नोट कीजिए कि जो परिभाषा है ये, इसके अनुसार देखिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही चीज़ें आपकी बालक के विकास का परिणाम है। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान कर रहा है और जो क्षमताएं हैं इनको विकसित करने के लिए हमें अवसर जो है वे वातावरण से मिलते हैं। ये परिभाषा है आपके लैंडिस की। ठीक है? तो यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें आपको आगे आंसर देना, राइट। क्योंकि इसमें ऑप्शन है आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, या सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, या मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, या उपरोक्त सभी। आपको राइट आंसर देना है कि कौन सा सही हो जाएगा। देखिए परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन भी किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन भी किया जाता है, और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का दोनों का सबका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। ठीक है? क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन के साथ साथ मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों में भी होता है। ठीक है?
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आपके कंप्लीट होते हैं 15 क्वेश्चंस। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होते हैं। आप हमारे चैनल पर टेट और सीटेट की क्लास के लिए विजिट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको टेट की सीटेट की क्लासेस मिलती हैं। स्पेशल क्लास होती हैं इसमें आपके हार्ड क्लास, पेडागोजी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू और थ्योरी के साथ आपका कराया जाता है। ये हमारा यूट्यूब लिंक है, इस पर आप अगर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और फेसबुक का लिंक दिख जाएगा। यहाँ पर आप जो है टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पे जो हमारा पेज बना हुआ है उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर सभी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो जाएंगी जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, वॉच कीजिए, देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।